sureties from unrelated person. Advance the research and development in the science. उपलब्ध नहीं था। बुंदेलखंड के उस सूखे रीजन जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के इंडियन उपलब्ध नहीं था। बुंदेलखंड के उस सूखे रीजन जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्र में, वहाँ के जीवन में निश्चित रूप से इससे परिवर्तन आएगा। लेकिन इस स्थिति तक पहुँचने के लिए राज्यों को आपसी सहमति बनाने की आवश्यकता है। जो लिंक्स हमने, जो डीपीआरस बनाई हैं, वो राज्यों के साथ में शेयर किए हैं। राज्य अपने सहमति बनाएं और हम निरंतर राज्यों के साथ में बातचीत करके उस सहमति को बनाने का प्रयास करते हैं। केन और बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी जब सहमति बनानी थी, माननीय सभापति महोदय, मैं चार बार खुद दोनों प्रदेशों में गया, दोनों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद जाकर के वो सहमति बनी। और बहुत छोटे विषय को लेकर के राज्यों के बीच में मतभेद रहता है। मुझे लगता है कि हम सब सदस्य जो बैठे हैं, सभी किसी न किसी राज्य से आते हैं और लगभग सभी राज्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान से प्रभावित होते हैं। हम अपने राज्यों के साथ में बैठ करके उन्हें किस तरह से लार्जर बेनिफिट्स ऑफ द नेशन एंड स्टेट्स अगर हम करें, इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही इससे लाभ होगा। क्वेश्चन ओवर है शॉर्ट में सर, बस हल्का सा, बस केवल हल्का सा दो पॉइंट में कि क्या ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको ध्यान में रख करके हर साल पानी बढ़ना है, क्या सरकार की कोई योजना उसके तहत भी है? दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आपने तालमेल किया है जो वहां देरी हो रही है? बहुत बढ़िया। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय अध्यक्ष महोदय अभिनंदन किया है कि जो लिंक उनका था उस लिंक को लेकर के उन्होंने पहल की है। आने वाले, मैंने आप सभी राज्यों के माननीय प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि हम भी अपने राज्य में इस तरह के इनिशिएटिव्स को लें। सिर्फ जो खड़ा हो जाएगा ना उसको कभी सप्लीमेंट्री विवेक नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के अनेक जिले इस योजना से लाभान्वित होंगे। जहां एक और केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जल संकट की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पन्ना टाइगर रिजर्व व इसके प्रभाव की चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर निर्माण कार्य की वजह से 46 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की संभावना है। टाइगर रिजर्व कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय वन्य प्रजातियों का घर भी है। इसके अलावा इस योजना के विकास से दोंदन बांध के तहत लगभग 6000 हेक्टेयर वन भूमि के जलमग्न होने का खतरा भी है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि सरकार इन मुद्दों से निपटने व पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे, इस हेतु क्या उपाय योजना करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी बांध की परियोजना को बनाने से पहले एनवायरनमेंट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, इन सब की अध्ययन भी होता है, उसका क्लियरेंस भी लिया जाता है। हमने जो केनर बेतवा परियोजना के लिए जो दौधन बांध बनाया जाना है, उसमें जो भूमि पन्ना टाइगर रिजर्व की सबमर्ज होने वाली है, उसका कंपनसेशन जो तय मानक है उनके अनुरूप उससे भी अधिक कंपनसेशन देने का प्रोविज़न ऑलरेडी इसमें किया और राज्य सरकार इस पर बहुत तेज़ गति के साथ काम कर रही है। श्री नामा नागेश्वर राव जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। ये ड्राउट का और फ्लड का, ये दोनों इशू जो है ना कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने 3 पेजेस का फ्लड्स का बारे में जब क्वेश्चन पूछे तो 3 पेजेस का आंसर दिया है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मोस्ट ऑफ द आंसर में जो कवर किया है उसमें रिवर लिंकिंग होने से ही ये इफेक्ट होगा बोल के बताया। पिछले 20 साल से जो है ना रिवर लिंकिंग का बारे में जो है ना हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। ये जो है ना सब मेनली जो है ना हम लोगों का कंट्री में फार्मर्स जो है ना अभी भी जो है ना 60% 70% जो है ना गांव में लोग रहता है। ये फ्लड्स एंड ड्राउट का वजह से जो है ना कंट्री में काफ़ी कुछ जो है ना लोग जो है ना सफ़र कर रहे हैं। और अभी जो क्वेश्चन में आप रिवर लिंकिंग का बारे में काफ़ी कुछ बताया, मगर उसका कोई टारगेटेड ये साल में हम ये करेगा, ये साल में ये करेगा, कोई टारगेटेड डेटा जो है ना नहीं दे पाया। दूसरा, हम लोग को जो है ना तेलंगाना बनने का पहले यही सिचुएशन था, पीने के लिए पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। ये गोदावरी को हम लोग जो है ना लिफ्ट करके
एक 600 मीटर जो है ना वाटर को हम लोग लिफ्ट किया। आपका अबो 600 मीटर मतलब अबो हाफ किलोमीटर जो है ना सब पूरा एंटायर नहीं सब उसी वही उसी कनेक्टेड सर। गोदावरी को जो है ना वेस्ट में जा रहा था वो पानी को लिफ्ट करके पूरा जो है ना अभी एंटायर तेलंगाना में सिंचाई के लिए भी पीने के लिए भी पानी है मंत्री जी, और काफी कुछ जो है ना कंट्रोल किया। भाई स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना मिनिस्टर से ये है, ये रिवर लिंकिंग का जो है ना कब होगा, कौन सा एक प्रोजेक्ट के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया, और बाकी जितना भी प्रोजेक्ट है उसका पढ़ने में उतना टाइम हमको नहीं मिलेगा, मगर उसका कोई टारगेटेड डेट है क्या, कब तक जो है ना रिवर लिंकिंग का कौन सा रिवर लिंकिंग कब तक होगा? थैंक यू। मैं माननीय सदस्य गणों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, वरिष्ठ सदस्य ये प्रश्नकाल है, ये चर्चा का नहीं है, इसलिए प्रश्नकाल में प्रश्न पूछें और मंत्री जी भी प्रश्नकाल को समझकर ही जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि बहुत जल्दी करना चाहिए, हम सभी की चिंता, और मैंने इस पर विस्तार से सबसे आग्रह किया है कि हम सब लोग भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अधीर रंजन जी। Sir, in the reply statement, Minister has mentioned that to strengthen the structural measures of flood management, Minister implemented during 11 and 12 planned flood management program for providing central assistance to states for works related to flood control and erosion. सर, मैं जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बंगाल की, ये कटाव की चलते मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के सारे तबाह, हर रोज रोजाना ये तबाह के मंजर हमें देखना पड़ता। जमीन जायदाद, मकान, मस्जिद, मंदिर सब तबाह हो जाते हैं नदी की एक कटाव की चलते। बंगाल सरकार को आपने इससे, मंत्री जी, बंगाल सरकार को आपने इस जो स्कीम है, इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाया है, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न जो मूल प्रश्न था उससे प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। आपने जवाब दिए? नहीं, मैं जवाब दिए, मूल से संबद्ध नहीं है, फिर भी जवाब दिए आपके प्रश्न का। और तब मुझे लगता है अधीर रंजन जी, अभी तबाही की चिंता जितनी नदी की कर रहे हो उतनी कांग्रेस की तबाही की चिंता भी करना शुरू कर रहे हो। आपको दिया हुआ जवाब के ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहे हैं सर, जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो चिंता व्यक्त की है, वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। लेकिन नदियों का कटाव जो है वो बहुत सारे विषयों से संबद्ध है। नदियों के फ्लड प्लेन्स में जिस तरह से एनक्रोचमेंट हुआ है वो भी एक कटाव का कारण बनता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के नदियों के तटबंधों को सुरक्षित करने और इन कटाव को, इरोजन को रोकने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनमें पिछले वर्षों में अब तक 1282 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकारों को दी है। प्राथमिक रूप से बहुत राज्यों ने इसमें उत्कृष्ट काम किया है। यदि मैं उल्लेख करना चाहूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल के कालखंड में इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ में काम भी किया है। बहुत सारे जो है इस तरह के फ्लड इरोजन के प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। जिस राज्य से माननीय सदस्य आते हैं, उस राज्य से भी यदि प्रतिवेदन आता है तो उस प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद पे उस पर विचार किया जा सकता है। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर बहुत लंबी सूची है। अन्य नियम के तहत मैं कोशिश करूंगा, आप लिख के देंगे तो प्रयास कर पे इस पे चर्चा कराने का प्रयास करूंगा। हाँ, लिख के दे देंगे तो कराएंगे। आप तो खड़े हो गए थे इसलिए आपको मौका दिया ही नहीं, मैंने आपको देने वाला था। क्वेश्चन नंबर 24, श्री के सुंदरम, आप लिख के दो, सरकार भी तैयार है, करा देंगे। सर, क्वेश्चन नंबर, अरे तैयार है ना, सरकार ने हाँ भरी है ना। आप विषय तो लिखते नहीं हो, फिर बताओ बस सदन में बोलते हैं। के सुंदरम 24, क्वेश्चन नंबर 24। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। ऑनरेबल मेंबर्स, Whether the government proposes to increase the number of international air services from Coimbatore International Airport, and if so, the details thereof. Sir, Coimbatore is a very, very important airport for all of us in Tamil Nadu.
And let me place it on record that as far as the government is concerned, we have given 5 countries Coimbatore as a point of call. Sharjah, Dubai, Singapore, Sri Lanka, UK and USA, 6 countries. Along with that, sir, today we have connectivity to Sharjah of 10 frequencies per week and Singapore 14 frequencies per week. As we are all aware, civil aviation is a unregulated sector. Airlines make their own decision based on economic viability for connectivity to certain cities. It is our effort to make sure that all cities in India do get connected. Specifically, as far as Coimbatore Airport is concerned, there are a lot of works that are ongoing at the airport to improve the modernity of that airport. We are today looking at additional aprons, 7 aprons at a cost of 23 crores, the resurfacing of the runway at about 47 crores. We're also planning probably a new cargo terminal. All of these are keeping in mind our current air terminal capacity of 18,000 square meters and a total throughput of passengers of almost 3.6 million per year. Supplementary. Honorable Minister rightly told Coimbatore is an important city in Tamil Nadu. Sir, Coimbatore district itself has more than 1 lakh MSME factories. Nearby Tirupur and Karur having more than 50,000 MSME factories. Coimbatore has more than 500 large-scale investment and Karur and Tirupur also has more than 500 large-scale investment factories. These 3 districts itself, more than nearly 20 lakh employees are working. The daily footfall of Coimbatore Airport is nearly 10,000. Out of 10,000, more than 5% are international travelers. So the buyers coming to Coimbatore from different destinations are facing very difficult. So the growth of the Coimbatore depends upon the airport expansion. More than 20 years it is pending. Industries, political parties, we are representing continuously, but government is telling the reasons. I am not satisfied with these reasons, sir. If you compare other small airports, then footfall and international services, you compare Coimbatore Airport footfall and international services. Government take it seriously, give us an opportunity to run at least 5 international airports immediately. Thank you, sir. So the member has raised a very valid point. Airports require connectivity. That connectivity can only be granted to airports if we build maximum capacity in those airports. In my previous answer, I have detailed the current connectivity in Coimbatore, the current works that our government is undertaking to strengthen Coimbatore. But there is one big impediment to modernizing and expanding airports. And that impediment is the availability of land from state governments. Now, the honorable member is a representative of his state government in his state, in Tamil Nadu. I do hope and I do request him to take up with the same fervor that he has in this house, the same agenda with his state government in Tamil Nadu, because for many, many years, we have been asking for almost 627.89 acres of land for Coimbatore Airport to be able to ensure that today Coimbatore Airport, which can only avail of Code C planes to be able to land, which means 737s and Airbus 320s, we want to expand that facility to Code E aircraft so that wide-bodied aircraft can land in Coimbatore. But that is only possible if the state government gives us that land so that we can expand. And it is my commitment that if that land is made available to us by his state government in Tamil Nadu, then we will certainly expand that airport in the days to come. Honorable Balu Sir is a very, very senior member of this House, and please let me very respectfully respond to him. It is our effort to increase the runway length from the current 2,990 meters to 3,810 meters so that we can have Code E aircraft. We have represented to the state government many a time over many months and many years for this 627.89 acres of land to be handed over to us so that we are able to do that. If Balu Sahib uses it, sir, if I may kindly respond, sir, I have tried to, sir,
आप Sir, okay, sir, if I may be given protection of the House. Sir, if I may be. Thank you, Speaker, sir. Through you, I'd like to ask the Honorable. एक मिनट मणिकम जी के बाद, मणिकम जी के बाद। Thank you, Speaker, sir. I'd like to ask through you, sir, the Honorable Minister regarding the Madurai Airport's international connectivity. Madurai is the temple city and the gateway to the south of Tamil Nadu. Madurai got its first international connectivity flight in 2012 in the Congress government. First to Colombo, then to Dubai. From 2014, Madurai got only a connectivity to Singapore. Will the Honorable Minister share the details whether there will be steps to connect Madurai with Kuala Lumpur? Will the Honorable Minister share the roadmap for the development of Madurai Airport? Thank you, sir. Sir, this question is on Coimbatore Airport. So first, please let me respond to Honorable Balu Sahab. नहीं, मैंने आपको बालू जी का जवाब देने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि बालू जी को मैंने बोलने के लिए अलाउ नहीं किया है। Thank you, sir. Sir, I have to. ये व्यवस्था का प्रश्न है। Sir, through you. मैं अलाउ करता बालू जी को। सर, आपके जरिए मुझे बालू जी को विनम्र पूर्वक कहना पड़ेगा कि मुझे उत्तर देने का मौका आपने नहीं दिया, पर जरूर अगर अलग से जरूर मुझे मिले तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। I will certainly answer you if we meet separately outside the house. To answer my young friend's question, Manik Tagore ji, and I must say that he is always very pursuant with regard to connectivity for Madurai. He has rightly mentioned that we have today 4 connectivities from Madurai to Colombo, Dubai, Singapore through SpiceJet and Air India Express. As we are all aware that this is a deregulated sector, airlines take their decision based on economic viability. But on his pursuance, if he and I meet outside the House, we will together try and speak with airlines to see what can be done. Pete Natarajan, Thank you, उनकी Speaker, लोकसभा sir. है, P. Natarajan साहब की। Thank you, Speaker, sir. Through you, if there is any financial assistance from the central government to the land acquisition, the completion for the land acquisition at Coimbatore Airport. Can you hear me, sir? Let me say this, that as far as development of airports are concerned, money for acquisition of land is not given by the central government. That has to be given by the state government to enable the central government to do the capital expenditure to build out those airports. As we are all aware today, airports no longer are very easy to build. They cost hundreds and thousands of crores, and that money is put in place from the central sector by Airports Authority of India and many private sector companies for the airports they're building out. Question number 25, Sri Arun Kumar Sagar. अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा। माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे के बाद सड़क यातायात देश की यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व के अलावा देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सड़क के विकास पर निर्भर करती है। हम सभी को इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में विगत वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 91,247 किलोमीटर जो अप्रैल 2024 में थी, वह 20 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 50% बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर हुई है। मान्यवर, निसंदेह देश भर में नेशनल हाईवे के निर्माण में काफ़ी प्रगति आई है और हमने एक दिन में 37 किलोमीटर लंबे हाईवे निर्माण की गति हासिल की है। यह उपलब्धि एक सेकंड सर, एक सेकंड।
हाईवे के निर्माण की गति हासिल की प्लीज है। माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछिए। एक सेकंड सर। और दुनिया के किसी भी दूसरे देश में इसकी समानता नहीं है। कोविड-19 के महामारी के चलते हुए पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद यह उपलब्धि हासिल करना बहुत ही उल्लेखनीय है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र सांसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण चल रहा है और ओके निर्माण कार्य को मंत्री जी नो धन्यवाद। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो एक प्रश्न खड़ा किया है वो इनके क्षेत्र से संबंधित है। नेशनल हाईवे 730C जो इनके क्षेत्र से होकर के गुजरता है और ये प्रोजेक्ट है अंडर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट और ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, EPC मोड पर है। इनका जो प्रश्न है शायद ये आगे पूछना चाह रहे थे कि इनमें कुछ गुणवत्ता को लेकर के कुछ इनको महसूस हुआ है कमी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़क निर्माण का कार्य है और सड़क निर्माण, सड़कों में गुणवत्ता, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, ये हमारी प्राथमिकता है। और एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको एक लैब स्थापित करने का भी निर्देश है। उन्होंने लैब भी स्थापित की है। अथॉरिटी इंजीनियर्स भी होता है जो भी स्टैंडर्ड को टेस्ट करता है। तो इनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने वैसे भी पूछा है कि भाई इसमें जो कमी है, अगर कोई वर्क खराब पाया गया तो उसको हम दोबारा ठीक करेंगे और कोई भी गुणवत्ता पे समझौता नहीं करती नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। थैंक यू। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। और धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 26 डाल सिंह बिसेन। 26 माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैंने ऐसा प्रश्न पूछा है अध्यक्ष महोदय जो उज्ज्वला गैस से संबंधित है और मध्य प्रदेश में लगभग 72 लाख उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हैं। पर यह देखने में आ रहा है अध्यक्ष महोदय कि जिस उद्देश्य के साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को गैस देने की चिंता की है, पर देखने में आ रहा है कि उसकी रिफिलिंग बहुत कम है और उसकी रिफिलिंग नहीं होने के कारण से जो उद्देश्य है वो लगभग कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही है। और मैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार के सामने जब से उज्ज्वला गैस प्रारंभ हुई या जो प्रश्न के समय मैंने जो प्रश्न का 1 वर्ष का समय ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक बार गैस भराने के बाद दोबारा इन्होंने गैस नहीं भरा पाई और उनके कनेक्शन बंद पड़े हैं। और दूसरा, इसके कारण से जो शासन को जो फ्री गैस देने की योजना थी और रिफिलिंग नहीं करने के कारण से जो पेट्रोलियम विभाग को पैसा वापस नहीं मिल पाया, तो उससे लगभग हमारे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के हर एक उसको कितना लॉस हुआ और क्या इस दृष्टि से इसको पूरा करने के लिए रिफिलिंग के लिए क्या कोई जो सब्सिडी है उसको बढ़ाएंगे या रेट कम करेंगे? कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे। Mr. Speaker, sir, I would like to thank the honorable member for asking this question and for allowing me the opportunity to place some basic facts before this House. मुझे लगता है इस विषय पे शायद हम में से कईयों को थोड़ी जानकारी में कुछ कमी है. So the first submission that I want to make before the House is that the number of LPG connections which stood at 14 crores in 2014 has gone up to 32.5 crores now. The Ujjwala scheme, which the honorable member is referring to, was introduced in 2016, and the intention was that by a stipulated date, we would have a total of 8 crores Ujjwala beneficiaries who would get, as per the scheme, the chula and 1 gas cylinder free, and then subsequently they would avail of
purchases of Ujjwala cylinders. The scheme, which was introduced in 2016 for 8 crore beneficiaries, was completed many months in advance. If I remember correctly, 7 or 9 months before the stipulated date. We then took a decision subsequently, more recently, that to these 8 crore beneficiaries, we would add 1 crore additional beneficiaries. Now, that figure of 9 crores was also reached. In addition to that, we decided that maybe in order to meet the demand of those who felt that they needed it, and these are typically households of what is called below the poverty line. And then that below the poverty line, we added others who were also equally needy. And we added another 60 lakh. So today, 9 crores, 60 lakh beneficiaries of the Ujjwala scheme are there. Now, the honorable member suggests that some people did not take any cylinder after the first one. Yes, factually sahi nahi hai. मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं. The price of LPG, Mr. Speaker, sir, because we are 55% dependent on imports, is set in accordance with the international price, which in the domestic Indian context is dependent on what is called the Saudi CP, or the Saudi contract price. During the recent period, the Saudi contract price went up by 303% internationally. It went up from something like 250 to 960. But thanks to the measures taken by the government and the determined resolve of the Honorable Prime Minister, we were able to confine the price of domestic gas to as little as 28%, even though the international price had gone up to 303%. What is the present price now? I will, if you allow me to, if you allow me to complete that, I will give you all the answers. Even when the international price was going up, we maintained a lower price. Now, the honorable member suggests that some people did not avail of the consumption of Ujjwala beneficiaries on an average was 3 cylinders per household. And during this period, it has gone up to 3.69 cylinders per household. So the consumption is going up, not coming down. The consumption typically, Mr. Speaker, sir, depends on what a typical household needs. And a typical household, let us say, husband and wife and 2 children, on an average would need, in my assessment, but 3.5 or 4 cylinders at the most. Now we are in a situation of what we do with the international price. Now the honorable member, the leader of the opposition party? Congress party. Okay, Congress party. I have a basic submission to make. When during the course of the pandemic, when this government, led by the Honorable Prime Minister, was feeding 800 million people 3 meals of dry ration in a day, when we produced 212 or 220 crores overall of doses of free vaccine, which was distributed to people free. I am. Don't trot out this lame SPO. What has no. Rate of refill, do you know the rate of refill? I will please sit down. I will enlighten it. Whether subsidy has been prohibited under this government? I am not surprised you are being devastated at the polls because your basic facts are not right. Let me tell you what has happened. Let me tell you what has happened. Sir, I am quite happy to allow the honorable member to vent this thing. I can fully understand his frustration. Let me give you the basic facts. From May of this year, we have introduced a payment of rupees 200 through direct beneficiary scheme, which goes straight into the khata or the account of the beneficiary of the scheme. So today the situation is a
amount of 200 rupees per cylinder is being given. Now, the answer which is sought, I will give you the full figures of Saudi CP declared by Aramco, which is the Saudi company. In April 2020, it was $236 per metric ton. In May 20, it was $340 per. Subsidy of this government has been prohibited to the poor people. When I want to explain to the honorable member that in March 2020, when economic activity throughout the world came to a grinding halt, the price of gas dropped. When the price of gas dropped, subsidy was not necessary. Now, when the price went up, we have introduced 200 rupees per cylinder beneficiaries. Why would you want us to give? But the prices have been dipping. You are not giving any respect to listen to us, Minister. This country. You have to listen to us. You are bound up place. You are. प्रश्नकाल समाप्त। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार केरल में हुआ था। एक वोटिंग मशीन में अधिक से अधिक 64 उम्मीदवार के चिन्ह शामिल किए जा सकते हैं। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। लखनऊ से वे हार गए थे। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन बलरामपुर से वे जीत गए थे। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। 1996 के विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु के एक चुनावी क्षेत्र में 1033 उम्मीदवार मैदान में थे, जो एक रिकॉर्ड है। मिजोरम और मेघालय से सिर्फ एक ही सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं। देश के पहले चुनाव के लिए एक कंपनी ने 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए थे और एक बॉक्स के बदले में सरकार ने 5 रुपए का भुगतान किया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1977 में अपने खिलाफ जनता पार्टी के गठबंधन को बेमेल खिचड़ी कहा था। बाद में जब जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी, तो जीत के जश्न में कई स्थानों पर खिचड़ी बटी थी। 1999 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार एक किन्नर ने जीत हासिल की थी, जिसका नाम शबनम था। लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा चुनावी क्षेत्र है, जहां तकरीबन 66,000 मतदाता हैं। Honorable members, our question hour is very important. Question hour gives an opportunity to enforce accountability. And it is most productive where more questions are traversed. And that happens when there is pointed response and pointed supplementaries. I'm sure we'll bear that in mind. Question hour, question number 16, Shri A.A. Rahim. First supplementary. Sir, may I read the first sentence of your answer? Employment and retrenchment, including layoffs, are a regular phenomena in industrial establishment. Sir, this is quite unfortunate answer, and this is quite evasive. Sir, what is the role of the government in this particular circumstances, especially in the area of layoff in the IT sector? Layoffs and retrenchment of the IT sector is a very grave issue in the country. Sir, very proudly, we can say that the Kerala government set up a welfare and protect scheme for this particular IT sector. My question is that, does the ministry have details of which states have such funds, such schemes? And does the union government intend to set up such a scheme for welfare for the IT employees? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक ले ऑफ का विषय है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2KKK में ले ऑफ की परिभाषा और तरीका दिया गया है। और जहाँ तक इसके संबंध में कार्रवाई करने का प्रश्न है,
जो राज्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसके संबंध में कार्रवाई करने के अधिकारी हैं। जो भी आईटी फर्म्स जिन राज्यों में है वहाँ के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ले ऑफ पे कार्रवाई करती है, और यही मैंने अपने उत्तर में दिया। Second supplementary. Sir, again, unfortunately, sorry to say that, sir, one line, may I read this, the very operational part of this answer. As per the IT Act, establishments employing 100 persons or more are required to seek prior permission of the appropriate government. You mentioned this act here, your answer. Sir, this is the problem is that it has been said that the IT companies do a workaround methodology to avoid this legal issue of mass layoffs by forcing IT employees to resign voluntarily. Sir, this is the issue. Sir, this is the issue. Is this culture under the notice of the government of Union of India? If yes, what are the methods adopted to regulate this culture? Honorable Minister. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, एक शिकायत नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज़ सीनेट की तरफ से 19/11/2022 को मंत्रालय को प्राप्त हुई थी, और मंत्रालय ने भी बेंगलोर के फील्ड ऑफिसर चीफ लेबर कमिश्नर के माध्यम से जो संबंधित कंपनी है उनको नोटिस भेजा था। नोटिस भेजने के बाद कंप्लेनेंट स्वयं नहीं आए, लेकिन कंपनी के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे, और उन्होंने अपने जवाब में ये बताया कि उन्होंने वॉलंटरी सेपरेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था, जो किसी भी प्रकार से फोर्सफुल नहीं था। वो कर्मचारियों को स्वेच्छा से वो अपना स्वेच्छा से अगर वो छोड़ना चाहे तो वही प्रोग्राम था, और वो भी केवल 30/11/2022 तक था। मामले का पूरा संज्ञान लिया गया है, किसी भी प्रकार से कोई फोर्सफुल ले ऑफ नहीं था। Dola Sen. Thank you, Chairman, sir, for giving me the permission. My supplementary question ये है कि हम आपकी माध्यम से मिनिस्टर साहब से जानना चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न में डिसइन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, BSNL एट्सेट्रा, उसकी वर्कर्स को जब जो UPSC एग्ज़ाम के बाद जॉब मिला उसको भी कॉम्पल्शन होना पड़ रहा कि ट्रांसफ़र होने का और VRS लेने का, तो वो तो वर्चुअली रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ की तरह ही हो रहा है। तो उसके बारे में कैसे, हाउ द मिनिस्टर विल जस्टिफाई that no retrenchment and layoff in the central government employees, and moreover work visa जो में जो काम करते हैं वो वर्कर के लिए भी रिसेंट ले ऑफ के बारे में मिनिस्टर साहब क्या बताएंगे, और सरकार ये अदर कंट्री में जो एम्प्लॉय काम करते इसके ऊपर क्या साजिश लेंगे? माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2KK में ले ऑफ और 200 में रिट्रेचमेंट की पूरी परिभाषा तय की गई है। अगर कोई भी संस्थान में माननीय सदस्य के संबंध में कोई ऐसी सूचना है जो उनके पास है और कहीं पर कानून का पालन नहीं करेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में लाएंगे, तो कार्रवाई करेंगे। श्री S. सेल्वा गनाबी। श्रीमती रंजीत रंजन। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि क्या बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों ने अपनी अपनी कंपनियों में बड़े पैमाने पर की जा रही श्रमिकों की छटनी करने के भारत में लागू जो विभिन्न